बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन करामी, मुल्क और ख़ास तौर पे बैनुल अक़वामी फ्रंट के ऊपर इस वक्त जो वॉर सिचुएशन बनी हुई है, ख़ास तौर पे जो रीजनल वॉर बन चुकी है, उसमें जो इस वक्त सूरत हाल है वो तब्दील होती जा रही है और एक अनप्रेसिडेंटेड सिनेरियो बना हुआ है। कल हमने प्रोग्राम में ख़ास तौर पे नेगोशिएशंस के हवाले से बात की थी और ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट रीट्वीट किया और उससे पहले जो इंडोर्समेंट और तस्दीक हुई इस बात की कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो टेलीफोनिक रब्ता जो डोनाल्ड ट्रंप से हुआ वो भी तस्दीक होने के बाद ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि इस वक्त पाकिस्तान एक सालिसी का किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान का एक गोल्डन एरा और मेरे ख्याल में एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस्लामाबाद को जिस तरीके से कहा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पजीराई हासिल कर रहा है और इस वक्त सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना हुआ है। अब सिचुएशन राइट नाउ ये है कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और खित्ते की सूरत हाल और कशीदगी के असरात पर तबादला ख्याल किया गया है। इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम और सफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू हुई है। इस हवाले से भी आज प्रोग्राम के बात करेंगे कि ये कितना एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एक एस्पेक्ट है कि आज इस तरीके से वली-अहद के साथ बात हुई और ये नेगोशिएशंस के अंदर कितना जो है ये चीज़ असिस्ट करेगी। इसके साथ साथ ईरान ने अमरीकी जो तजावीज़ हैं, और मैं आपको पहले तजावीज़ बता देता हूँ, अमेरिका ने जंग के ख़ात्मे के लिए ईरान को 15 नुकाती मंसूबा भेज दिया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 15 नुकाती अमन मंसूबा पाकिस्तान के ज़रिए भेजा गया है। ईरान, सबसे पहला जो मैं कुछ बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ईरान की सरजमीन पर किसी भी मवाद की अफजूदगी ना की जाएगी और दूसरे में कुछ ऐसे जोरी प्लांट्स हैं जिनको फिलफौर ख़त्म किया जाएगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ईरान को खित्ते में प्रॉक्सीज को फंडिंग बंद करना होगी। और भी बहुत सारे जो है वो तजावीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के अंदर। इन तजावीज़ को जो है वो ईरान ने जो है वो उसको मुस्तरद कर दिया है। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद करके ईरानी प्रेस टीवी के मुताबिक अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा लिया और उन्हें गैर मुनासिब पाया। ईरान ने मुसल्लत की गई जंग के खात्मे के लिए 5 तजावीज़ भी दी हैं। अमरीकी पेशकश हद से तजावुज़ है। ईरानी अहदेदार की प्रेस टीवी से गुफ्तगू करते हुए अमरीका ट्रंप को जंग के खात्मे का तयन करने की इजाज़त नहीं देगा। इलाकाई सालिस के ज़रिए पैगाम भेजा कि हम दिफा जारी रखेंगे। जंग के खात्मे की पहली शर्त हमलों और कत्ले आम का खात्मा है। ईरान की शर्त पूरी होने तक दिफाई ऑप्शंस जारी हैं। ये सबसे बड़ी एक सवाल निशान है और एक बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन के एक जानिब नेगोशिएशंस की बात हो रही है, एक जानिब सीज फायर की बात की जा रही है, एक जानिब जो है तो तजावीज़ पेश की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब ईरान की तरफ से अगर देखें तो ईरानी फौजी क़यादत भी जो है वो इसको मुस्तरद कर रही है। और तर्जमान पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमेरिका अपनी नाकामी को मुआहिदा ना करे, ईरान के खिलाफ कार्रवाई का ख्याल ख़त्म होना चाहिए। ईरान अमेरिका के साथ किसी सूरत मफाहमत नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा जो है वो एक अलार्मिंग बात है और किस तरीके से ये डेवलपमेंट्स होंगी, फिर पाकिस्तान इसमें क्या रोल अदा करने जा रहा है। और उसके साथ साथ लेकिन अगर दूसरी जानिब देखें तो अमरीकी सदर जो ट्रंप साहब हैं वो किस चीज़ पे एम्फसाइज कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि ईरान में इस बार दुरुस्त लोगों से बातचीत जारी है और जल्द पेशरफ जो है वो मुमकिन है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जेडी वेंस, विटकॉफ और मार्को रूबियो इस मामले में मुतहरिक हैं। ईरान में इस बात पर रजामंदी है कि कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करेंगे। ईरानी क़यादत ख़त्म हो गई है। ये रिजीम चेंज है। अब ये देखें कि ये किस तरीके से स्टांस की तब्दीली हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, कि जहां उन्होंने पहले ये कहा था कि पासदारान इनकलाब और रिजीम चेंज उन्होंने कही थी, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ईरानी क़यादत ख़त्म कर दी गई है, तो ये रिजीम चेंज हो चुका है। और दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि अब वो दुरुस्त लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अगर वो दुरुस्त लोगों के साथ बातचीत हो रही है तो फिर क्यों वहां से जो उनकी तजावीज़ है वो मुस्तरद हो रही है? सबसे बड़ी सवाल निशान है। इसमें हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात की बात करें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर इजलास हुआ है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम इसमें पाकिस्तान भी रिपरकशंस भुगत रहा है, तो इसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स को किस तरीके से देखा जाएगा, तेल की कीमती को किस तरीके से देखा जाएगा, ये भी सबसे बड़ा आवाम का सवाल है। खलीजी रियासतों को आज जो बात की गई है कि खलीजी रियासतों को अशियाए खुर्दनोश की फरामी, पाकिस्तान की बंदरगाहों और मैरीटाइम ऑपरेशंस का जायजा लिया गया है। वज़ीर आज़म की खलीजी ममालिक को अशियाए खुर्दनोश की
فراہمی پر جو ہے وہ بنائی گئی حکمت عملی پر اظہار اطمینان کا جو ہے وہ انہوں نے اظہار کیا، اور خاص طور پہ غذائی تحفظ کے حوالے سے متعلقہ محکمے ریلیٹڈ ہیں ان کی خلیجی ممالک سے رابطے میں رہیں، یہ جو ہے وہ انڈیکیشنز دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے بھی ذرا دیکھیں گے کہ اپ کمنگ اگر یہ وار نہیں تھمتی تو پاکستان اس حوالے سے کس طریقے سے اندرونی جو چیلنجز فیس کر رہے ہیں ہم اس کو کس طریقے سے دیکھا گا، اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ میرے ساتھ جناب راجہ قمر الاسلام صاحب ہیں جو کہ سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور جناب نذیر حسین صاحب ہیں سابق سفیر ہیں، اور جناب دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک صاحب ہیں۔ ویری وارم ویلکم ٹو دا پروگرام تمام مہمانوں کو۔ آغاز میں سر آپ سے کروں گا راجہ صاحب، سب سے پہلے تو جہاں نیگوسیشنز کی ہم بات کر رہے تھے اور جس طریقے سے پاکستان اس وقت سینٹر آف گریوٹی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے تجاویز جو ہے وہ دی جا رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اور پاکستان کی ہی طرف سے دی جا رہی ہیں، اور پاکستان اس میں ثالث ہے، ایجپٹ، ترکیہ بھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو رائٹ نو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دوسری جانب ایران کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسترد کر رہے ہیں وہ اس کو۔ جی راجہ صاحب۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل بالکل سر، کنٹینیو کیجیے۔ جی اچھا، وہ حاصل کلام اس گفتگو کا جی یہ ہے کہ پاکستان اس معاملے میں اس وقت کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، اور پاکستان کو ایران کا بھی اعتماد حاصل ہے، جس کا مظہر یا جس کا ثبوت یہ ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ نے بھی اس سے پہلے پچھلی ایپیسوڈ میں اظہار تشکر کیا تھا، اور ایران کی قیادت بارہا پاکستان کے حوالے سے اپنے اطمینان کا اظہار کر چکی ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان ایک بہت ٹائٹ صورتحال سے، ایک بہت نازک صورتحال سے دو چار تھا، نہ صرف اس سے پہلے وز چائنا اور یونائیٹڈ اسٹیٹس کا جو بیلنس ہے، بلکہ ابھی حال ہی میں خلیجی ممالک ورسز ایران پاکستان کی ایک نزاکت ہے، ایک طرف ہمسایہ برادر اسلامی ملک اور دوسری طرف وہ ممالک کہ جو ہمیشہ مشکل ٹائم میں ساتھ دیتے ہیں، اور جہاں پر لاکھوں اس وقت پاکستانی جو ہیں وہ روزگار کے سلسلے میں مقیم ہے، اور سب سے زیادہ فورن ایکسچینج آتا ہے، تو اس حوالے سے بھی لیکن پاکستان نے کامیابی سے اس صورتحال کو اچھے طریقے سے ٹیکل کی ہے۔ اب جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے، یہ کچھ ظاہر ہے کچھ نقاد کہہ لیں یا کچھ لوگ اس بات پہ اظہار مایوسی کر رہے ہیں جو مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ مذاکرات کی اوپننگ ہونا یعنی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ جو تجاویز آئیں یونائیٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے وہ ایران تک پہنچی اور پھر ایران نے انہیں مسترد کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تیسرا جو اس ٹرائنگل کا جو تیسرا نقطہ ہے وہ پوری طرح ایکٹیو ہے، وہ پوری طرح جو ہے وہ اس پہ عمل کر رہا ہے اپنی میننگ بھائی سر کہ پاکستان کی ثالثی کے اندر ایک نیگوسیشنز کا سلسلہ تو سٹارٹ ہو چکا ہے، یہ اب دوسری بات سے زیادہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے ایک فریق بھی اپنا فل تھروٹل کے ساتھ اپنی تجاویز دیتا ہے، دوسرا اسے ریجیکٹ کرتا ہے، لیکن پازیٹیو بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ فلکرم بن گیا ہے، وہ سینٹر آف گریوٹی بن گیا، اور اس میں ہمارے ہمسایہ ملک کے سینے پہ جو سانپ لوٹ رہے ہیں فی الحال تو میرا خیال ہے اسے انجوائے کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے راجہ صاحب، آپ کو پوائنٹ آ گیا۔ بریگیڈیئر صاحب ذرا اس میں مجھے بتائیے گا کہ جیسے راجہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ نیگوسیشنز نہیں ہو رہی، ایرانین ان کو مسترد کر رہے ہیں، تجاویز وہاں تک پہنچ رہی ہے اور وہاں سے بھی تجاویز آ رہی ہیں، تو میننگ بائی کہ مذاکرات تو سٹارٹ ہیں، اور مذاکرات کے اندر تو اگر دونوں بائی لیٹرل مذاکرات ہو رہے ہیں یا ٹرائی لیٹرل مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے اندر تو پھر ہر کوئی اپنے پوائنٹ رکھتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے؟ اس کو کس حد تک دیکھتے ہیں کہ کہاں تک یہ مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے رائٹ نو سچویشن کے اندر؟ بہت نواز جناب آپ نے اپنے پروگرام میں شامل کیا۔ دیکھیں یہ جو نیگوسیشنز کا جو سارا سلسلہ ہے یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک وقت میں شروع ہوا اور چند گھنٹوں میں یا دو چار دنوں کے اندر یہ مکمل ہو جائے، پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ اس میں عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب دو فریق نیگوسیشن پہ بیٹھتے ہیں تو دونوں ایکسٹریم پوزیشنز لیتے ہیں، اور دونوں اس قسم کی پوزیشن لیتے ہیں کہ جیسے کہ جو ان کے لیے بالکل ہی اس کے اوپر کمپرومائز کرنا ممکن نہ ہو، اور پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے یہ نیگوسیشنز آگے چلتے ہیں تو یہ اپنی پوزیشنیں کمزور کرتے جاتے ہیں یا کم کرتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ایک ایسی پوزیشن
में बन जाती है दोनों फरीकों के दरमियान। जब वो कॉमन ग्राउंड बन जाती है तो उसके बाद फिर मुज़ाकरात होते हैं और मामले को फिर सुलझाया जाता है। तो अभी इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि अमेरिका ने एक बहुत एक्सट्रीम पोजीशन ली है। उसने ये कह दिया कि ईरान में ना तो कोई न्यूक्लियर एनरिचमेंट होगी, ना वो एनरिच यूरेनियम को अपने पास रख सकता है, ना वो अपने किसी जो सो कॉल्ड प्रॉक्सीज हैं उनको सपोर्ट करेगा, और उन्होंने और बहुत सारी कंडीशन लगा दी हैं और एक एक्सट्रीम पोजीशन उन्होंने एक्सेप्ट मतलब अडॉप्ट कर ली है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, साथ से थोड़ा समझाते जाए ना। जैसे आप ये कह रहे हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहना कि ईरान जो है वो अपनी प्रॉक्सीज को फैसिलिटेट नहीं करेगा, या जो है वो जो उनके पावर प्लांट्स है या न्यूक्लियर प्लांट्स है उनका मुकम्मल खात्मा होगा, ये आप क्या समझते हैं ये एक्सट्रीम ग्राउंड्स हैं जो फ्लेक्सिबल मजीद होंगे? जी बिल्कुल एक्सट्रीम ग्राउंड है, क्योंकि आप ये देखिए उन्होंने ईरान के जो तकरीबन हाथ बांधने की बात की है, उन्होंने कहा कि इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, ये अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करेंगे, इनके जो भी मिसाइल बनाएंगे उनकी रेंज महदूद होगी, कि मतलब जो मुझे समझ आती है कि वो इजराइल तक नहीं पहुंच सकेंगे, वो मिसाइल उससे भी कम रेंज के होने चाहिए। और इस तरह के वो कदगन लगा रहे हैं ईरान की मिलिट्री कैपेसिटी के ऊपर, कैपेबिलिटीज के ऊपर। तो ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है। अब अगर अमेरिका जब नेगोशिएट करता है, ब्रिगेडियर साहब जरा साथ से समझिए चीजों को, हम समझते हैं कि जहां आप कह रहे हैं कि ये एक्सट्रीम चीजें हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो इसी एक्सट्रीम चीजों में तो वॉर स्टार्ट हुई थी सर। जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि पहले नेगोशिएशन की पहली जो कड़ी जो है वो यही है, एक्सट्रीम पोजीशन उन्होंने ली है, और इसी तरह से ईरान जो है वो भी जवाबन एक्सट्रीम पोजीशन ही लेगा। वो इन सब बातों को मुस्तरद करेगा और अपने तजावीज जो है वो सामने रखेगा। फिर आपस में ये जो प्रपोजल जो है, जो तजावीज जो है ये एक्सचेंज होती रहेंगी, हत्ता कि आप एक ऐसी कॉमन ग्राउंड जिसमें दोनों फरीक इस बात पे राजी हो जाएंगे कि हाँ जी इन मामलात के ऊपर बातचीत हो सकती है। जब वो मामला आ जाएगा तो फिर मुज़ाकरात होंगे और फिर मामलात आगे चलेंगे और इंशाल्लाह ये जंग का मसला जो है ये हल हो जाएगा। और पाकिस्तान मेरे ख्याल में इसमें एक बहुत ही मस्बत रोल प्ले कर रहा है, एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास, बहुत गिवन अपॉर्चुनिटी है कि वो ना सिर्फ ये कि एक रीजनल वॉर को रोकने में वो एक बहुत बड़ा किरदार अदा करे, बल्कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो मुसलमान को एक जंग से रोकने में एक किरदार अदा करे, और मुसलमानों के दरमियान जो अभी ये क्या कहना चाहिए एक चिपलिश पैदा कर दी गई है उसको खत्म करने में भी अपना एक किरदार अदा करे। तो मेरे ख्याल में बात को मैं अगर वाइंड अप करूं तो वो ये है कि ये अभी सिलसिला शुरू हुआ है, ये लंबा प्रोसेस है। ये एक्सट्रीम पोजीशन दोनों लेंगे, फिर ऐसे ऐसे पोजीशन को कम करते जाएंगे, हत्ता कि कॉमन ग्राउंड पे आगे फिर ये मुज़ाकरात करेंगे। और इस सारे सिलसिले में ब्रिगेडियर साहब आपका पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया सर। नजीर हुसैन साहब, सर आप इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं? एक तो राजा साहब ने जो पॉइंट रेज किया कि भाई जो नाकिदीन या क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि नेगोशिएशन स्टार्ट ही नहीं हुई, ईरानियन जो कह रहे हैं, तो ये बात तो सर वाज़ेह है ना, जहां भी वॉर सिचुएशन होती है वहां की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या वहां के जो भी सिटीजन होते हैं उनको भी एतमाद में लेना होता है। तो मीनिंग बाय अगर ईरान एक नेगोशिएशंस का पार्ट भी बना हुआ है तो वहां की आवाम को एतमाद में लेने के लिए अगर वो ऐसे कोई पॉलिटिकल या किसी भी किस्म के ऐसे डायलॉग्स बोल रहे हैं जिसमें उनके मोरल हाई करने की कोशिश है, तो दूसरी जानिब आप क्या समझते हैं जो एक्सट्रीम ग्राउंड वाली बात ब्रिगेडियर साहब कर रहे हैं, तो इसमें कितनी हकीकत है? देखें जी, शुक्रिया। देखें ये ओपनिंग स्टेटमेंट्स हैं, ये डिप्लोमेसी की लैंग्वेज में ये ओपनिंग स्टेटमेंट्स हैं। उन्होंने एक मैक्सिमल पोजीशन ली है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। ये कोई पहला राउंड भी नहीं है बाय द वे, आपको पता है पहले 2 राउंड हो चुके हैं। पिछले साल जब दिसंबर में ये एपिसोड हुआ उसके बाद भी, और उससे पहले भी मुज़ाकरात हुए, फिर ओमान में हुए, फिर जिनेवा में हुए। अब वो जो पिछली दफा एग्री या डिसएग्री हुए थे वो सिचुएशन भी आप ज़हन में रखेंगे, और ये जो दोनों इंटरलोक्यूटर्स हैं अमेरिका और ईरान, ये भी उस पोजीशन को अपने सामने रखेंगे। तो ये ओपनिंग शॉट्स हैं। मेरे ख्याल में हम सबको इस पे तसल्ली रखनी चाहिए कि जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा, इट इज अ लॉन्ग हॉल, और ये आगे जाके खुलेगा। एक तो बात ये हो गई। ठीक है। दूसरी बात, ईरान ने सरेंडर नहीं किया जी,
अमेरिकन जो पोजीशंस हैं वो ऐसे लग रही हैं जैसे ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी ने सरेंडर किया हो और फिर आप अपनी मर्जी की शराइत मनवा लें उनसे। ये वो सूरत हाल नहीं है। ईरान ने सरेंडर नहीं किया और ना ही फिलहाल अमेरिका या इजराइल ने सरेंडर किया है। दो पार्टीज ने विलिंगली वॉलंटरली किसी और की परसुएजन के ऊपर, जो पाकिस्तान ने परसुएड किया, उनकी परसुएजन के ऊपर इन दोनों पार्टीज ने इजराइल और अमेरिका को इकट्ठा रखे और एक तरफ ईरान हो गए, तो उन्होंने वॉलंटरली और विलिंगली इस प्रोसेस को शुरू किया है। एक चीज। नंबर 2, जो पहले मैंने अर्ज किया कि ईरान ने सरेंडर नहीं किया, अब ईरान क्या करेगा? जो 15 के 15 पोजीशन है वो ये होंगे कि 1 by 1 उन पोजीशन के ऊपर वो अपनी पोजीशन को क्लियर करेगा। नंबर 1, अगर वो कहते हैं, ये मिसाल मैं देता हूं आपको कि आपकी जमीन पे जो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ईरान तो IAEA का मेंबर है, ईरान तो NPT का मेंबर है, सिग्नेटरी है, और वहाँ इंस्पेक्शन हो रही है, और वो जो NPT है और जो IAEA की प्रोसीजर्स हैं, जो उनका चार्टर है, वो मना नहीं करता बाय द वे कि आप इनरिचमेंट ना करें। इशू जो है वो ये है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं कर सकते क्योंकि आपने NPT साइन किया हुआ है। अब इसके ऊपर जी हाँ, NPT के तहत जब आप NPT साइन करते हो फिर आप गिव अप कर देते हो, सरेंडर कर देते हो अपना राइट कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाओगे। अब इसके गिर्द गुफ्तगू होगी। बाकी जो मिसाइल का इशू है वो उनका सॉवरेन राइट है, इसके ऊपर गिव एंड टेक होगा मिसाल तौर के ऊपर। और अगर वो, मैं भी मिसाल ही दे रहा हूँ, अगर वो ये कहते हैं कि आप वो अपने एलाइज को सपोर्ट नहीं करोगे, वो भी उसका सॉवरेन राइट है। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप हमास को इस तरह सपोर्ट नहीं करोगे कि हमास इजराइल को नुकसान पहुंचाए। आप समझ रहे हैं? ये एक आपकी सॉवरेन राइट है। इसके ऊपर 1 by 1 गिव एंड टेक होगा। और हम सब इस चीज पे बड़े खुश हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इनको होस्ट भी कर रहा है और सारी वजूहत आप सबको इल्म है। अब काम हमारा और आपका भी है, हम अपनी गवर्नमेंट को मॉरल सपोर्ट दें, हम अपनी गवर्नमेंट को पॉजिटिव लें और उनके साथ खड़े हों, ताकि इन पे बाद में प्रेशर आएगा, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर भी आएगा और थ्रेट्स भी आएंगे। मैं आपसे शेयर करता हूं, तो लिहाजा हम खड़े होंगे उनके साथ, तो उनकी भी धारस बनेगी। और उम्मीद है इंशाल्लाह, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि मुसलमानों को नुकसान हो रहा है, नहीं पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। इकोनॉमी को देखें, पेट्रोल को देखें, फर्टिलाइजर का सिचुएशन आने वाली है और फूड सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई है। इसमें किसी का फायदा होगा, किसी का नुकसान होगा। आप फायदे की बात करें, अपने फार्मर्स को कहें, अपने ट्रेडर्स को कहें कि वो तैयारी करें सप्लाई करने का फूड आइटम्स को, ताकि आप फायदा भी उठाएं। ठीक है, ठीक है। अच्छा राजा साहब, इसमें जरा ये बताइए कि खास तौर पे इस वक्त जो है, अब क्या आपको कैपिटल से जो है वो खबरें आ रही हैं? कुछ खबरें तो ये भी हैं कि कुछ डेलीगेशंस भी पाकिस्तान जो नेगोशिएशंस के लिए कुछ इनवॉइस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से और बाकी सालिस ममालिक से जो है वो पाकिस्तान पहुंचने की कुछ जराए बता रहे हैं, इसमें कोई सदाकत है? और दूसरी जानब मुझे ये भी बताएं कि आप क्या समझते हैं, अगर पाकिस्तान इस नेगोशिएशंस के अंदर कामयाब होता है और जो है वो ऐसे सालिस के तौर पर जो ये तमाम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कराने में पाकिस्तान कलीदी किरदार अदा करते हैं, तो ये पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट साबित होगा? वो देखिए, पहले इस पे बात कर लेते हैं कि अगर अल्लाह करे ऐसे कि पाकिस्तान इसमें कामयाब होता है या ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, जिसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान का और दीगर बरादर ममालिक का भी रोल है, तो वो तो खैर एक, मैं समझता हूँ कि बिग लीप इन द फ्यूचर पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से, पाकिस्तान के वकार और इज्जत के हवाले से वो होगी। लेकिन इस स्टेज पे उस पे ये इस किस्म की तवक्कुआत लगाना शायद टू अर्ली होगा। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि कोई ऐसी सरगर्मियां वो भी इस तरह है कि चूंकि दोनों ममालिक के आपस में एक रूटीन के भी जो होते हैं डिप्लोमेटिक और अदर एक्सचेंजेस, डेलीगेशंस के और दीगर चीजें होती रहती हैं, तो जब इस किस्म का माहौल बना होता है तो उसमें बहुत सी खबरें ऐसी आती हैं जो
جو سچی ہوتی ہے، بہت سی ایسی بھی آتی ہیں جو لوگ assumptions پہ یا کسی چیزوں کو ریلیٹ کر کے آتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس بارے میں ہمیں ابھی کمنٹ نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ ہمارا فورن آفس یا وہ جو رسپانسبل فار اٹ ہے ان کی طرف سے کوئی پراپر آ جائے. لیکن بہرحال ایک چیز تو طے ہے کہ یہ جواب آنا رائے صاحب جب ان کا آپس میں بائی لیٹرل آپ کمپلیٹ بائی لیٹرل ان کا نہیں ہے دونوں ممالک کا، تو ایک کی طرف سے تجاویز آنا اور دوسری طرف سے ان تجاویز کو مسترد کیے جانا بنیادی طور پر یہ اس بات کا ثبوت ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں سے سلسلہ جنبانی شروع ہوا ہے. وہ بات شروع تو آخر ہوئی ہے، تو اللہ کرے کہ وہ اس اختتام تک بھی پہنچے. لیکن بہرحال یہ ایک بہت پیچیدہ عمل ہے اور اس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ جیسے کہ آپ رائے صاحب کہہ رہے ہیں، آپ جیسے کہہ رہے ہیں بہت پیچیدہ عمل ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب گزارش یہ ہے کہ کیا حکومت نے یہ سوچا ہے کہ اپوزیشن سے یا پارلیمنٹ کے اندر اس بارے سے کوئی ڈیبیٹ کرائی جائے کہ پاکستان اس پہ جو پاکستان رول ادا کر رہا ہے وہ کس حد تک اس کا رول ہوگا، باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی کیا آن ٹیبل لیا جا رہا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں 3-4 چیزیں. پہلی تو یہ ہے کہ جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا تو حکومت نے ایک بڑی سنجیدہ اور ہائی لیول کی کوشش کی تھی اپوزیشن کو آن بورڈ لینے کے لیے، اور وہ سینئر ترین منسٹرز جو ہیں وہ پارلیمانی لیڈرز کے پاس گئے تھے اور ایک بریفنگ تاکہ پہلے آگاہی ہو تمام حالات سے اور پھر اپوزیشن جو ہے وہ فیصلہ کر سکے. تو وہ بدقسمتی سے ہماری اپوزیشن جو مین اپوزیشن پارٹی ہے انہوں نے اس کو جو ہے وہ جھٹک دیا تھا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا دنیا بھر میں جب بھی کوئی ملک نازک صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں، اور یہ بات اس بات سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ پاکستان اپنی پوری تاریخ کے نازک ترین دور سے اس وقت گزر رہا ہے، بہت سینسٹیو معاملات ہیں. پاکستان کبھی ایسی آزمائش سے دوچار نہیں ہوا کہ جہاں پر دو طرف تو ہمارے ہاٹ بارڈرز آلریڈی انڈیا کے ساتھ جنگ ابھی ختم ہوئی اور افغانستان کی طرف سے پروکسیز وار چل رہی ہے، اور پھر تیسرا بارڈر ایران کا ہے اور ساتھ ساتھ خلیجی ممالک ہے. تو یہ بہت نازک صورتحال ہے. کہیں بھی کسی ملک میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ جب اس قسم کی چیزیں ہوں تو پھر اپوزیشن یا تمام مکاتب فکر کا ایک ہی فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے ریاست کے ساتھ، کیونکہ ایسی چیزیں جو ڈیلیکیٹ ہوتی ہیں ان کو نہ ٹاک شوز میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے، نہ کہیں گول میز کانفرنس میں کیا جا سکتا ہے. ان کیمرہ سیشن یا نوٹ ایون دنیا بھر میں کہیں بھی پارلیمنٹ میں بھی وہ جو اسٹریٹجک معاملات ہوتے ہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ ان پرنسپل جو ڈیسیشنز ہوتے ہیں تو پاکستان نے ابھی تک جتنے بھی ان کے اقدامات ہیں وہ صلح کی طرف ہیں، وہ سارے جو ہے معاملات نپٹانے کی طرف ہیں، اور پاکستان نے بڑی کامیابی سے اس بیلنس کو برقرار رکھا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس سٹیج پہ کوئی ایسی چیز کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اپنوں پہ آپ اعتماد کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی بے اعتمادی کی بات نہیں. وہاں پہ بہت سی اسٹریٹجیز چونکہ باہر بھی پھر نکل سکتی ہیں، ورنہ عوام سے بڑا سٹیک ہولڈر کون ہے. لیکن کہیں ریڈیو پاکستان پہ یا ٹیلی ویژن پہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ بتانے سے پھر یہ خطرہ بھی درپیش ہوتا ہے وہ چیزیں لیکن. سر پوائنٹ آ گیا ہے، ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، اور بریک کے بعد میں بریگیڈیئر صاحب سے یہ جانوں گا خاص طور پہ عرب ممالک کے فیوچر کے حوالے سے اور اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے تھوڑا جانیں گے کہ آپ کمنگ کیا ہونے جا رہا ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، ویل بی رائٹ بیک انشاءاللہ.